हेलो फ्रेंड्स, आपके एक बार फिर से स्वागत है सक्षम एजुकेशन चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से अभी तक हम प्राइसिंग डिसीजन में क्वेश्चन नंबर 8 तक देख चुके हैं, समझ चुके हैं। आज हम इस वीडियो में उससे आगे देखेंगे। तो आज हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। जी, आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो संबंधित है प्राइसिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विस से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है हिंट मेटल मैन्युफैक्चर एंड अलॉय प्रोडक्ट इन कोप बाय यूजिंग आयरन एंड कॉपर। एक कंपनी है जो कि अपना प्रोडक्ट बनाती है कैसे, आयरन और कॉपर से। द मेटल पास थ्रू टू प्लांट एक्स एंड वाई। और ये जो मेटल है ये आपका दो प्लांट से होकर गुजरता है, एक्स और वाई से। ठीक है, द कंपनी गेव you the following detail for the manufacture of one unit of इनकॉप। ठीक है, एक यूनिट की उसने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बता रखी है कि कैसे क्या क्या आएगी। इसने सबसे पहले बताया मटेरियल। तो मटेरियल में आयरन का जो है आपका 10 केजी चाहिए, 5 रुपए पर केजी के हिसाब से। कॉपर आपको 5 केजी चाहिए, 8 रुपए पर केजी के हिसाब से। वेजेस जो आपकी लगेगी 3 हावर लगेंगे एट द रेट 15 पर हावर इन प्लांट एक्स, और 5 हावर लगेंगे आपका एट द रेट 12 पर हावर इन प्लांट वाई। ओवरहेड रिकवरी रेट आपकी क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर हावर। मीन्स जो आपके जो फिक्स ओवरहेड दे रखे हैं कि किस कैसे निकाले हैं, टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाई टोटल लेबर आवर। ठीक है, तो इसमें क्या क्या रखा है, 8 पर हावर इन प्लांट एक्स और 5 पर हावर इन प्लांट वाई। वेरिएबल ओवरहेड दे रखे हैं कि 8 रुपए पर हावर इन प्लांट एक्स और 5 रुपए पर हावर इन प्लांट वाई। सेलिंग ओवरहेड दे रखा है, इसमें फुल्ली वेरिएबल है। मीन्स सेल होगी तो ही होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। कितने, 20 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। अब सीधे रिक्वायरमेंट दे रखी है, उसके बाद क्या है, फाइंड आउट द मिनिमम सेलिंग प्राइस। इसमें क्या हमसे पूछ रहा है, मिनिमम सेलिंग प्राइस फॉर अ न्यू प्रोडक्ट। क्यों, इनकॉप जो होता वो न्यू प्रोडक्ट था। ठीक है, टू फिक्स फॉर द अलॉय व्हेन द अलॉय इज न्यू टू द मार्केट। ठीक है, ब्रीफली एक्सप्लेन दिस प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। इसने ना पे और क्लियर कर रखा है कि हमारे एक जो आपको प्रोडक्ट है वो आपके एक मार्केट में न्यू प्रोडक्ट है, उसके लिए हमें मिनिमम सेलिंग प्राइस बताना है और उसकी स्ट्रेटेजी भी हमें एक्सप्लेन करनी है। और दूसरी रिक्वायरमेंट देख के वो भी देख लेते हैं संकेशन। आफ्टर द अलॉय इज वेल स्टेबलाइज इन द मार्केट। अब ये कह रहा है कि अगर हमारा जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में वेल स्टेबलाइज हो जाए तो बात शॉर्ट भी द मिनिमम सेलिंग प्राइस एंड बाय। तो अब हमें बताना है कि क्या इसकी मिनिमम सेलिंग प्राइस होगी। तो हमने अपनी बेसिक में देखा था कि न्यू प्रोडक्ट की प्राइसिंग हम जो डिसाइड करते हैं वो दो मेथड के हिसाब से करते हैं। एक तो पेनिट्रेशन या स्कीमिंग। स्कीमिंग या पेनिट्रेशन, तो वही हमें देखना है कि यहाँ पे हम कौन सा लगाएंगे, इधर हम कौन सा लगाएंगे। अब यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है कि मिनिमम बताना है, मिनिमम मार्केट प्राइस बताना है। तो पेनिट्रेशन में ही हम मिनिमम देखते हैं। स्कीमिंग में तो हम क्या करते थे कि पहले हाई वैल्यू रखते थे, उसके बाद रिड्यूस करते थे। लेकिन इसने हमें क्या बता दिया, मिनिमम मार्केट प्राइस के जरिए कि हमें पेनिट्रेशन मेथड लगाना है, ना कि स्कीमिंग। ठीक है, तो हम वही पेनिट्रेशन लगाएंगे। तो पेनिट्रेशन हमें पता है, पहले हम अपना सबसे कम वैल्यू रखते हैं, उसके बाद धीमे धीमे बढ़ाते जाते हैं जैसे जैसे हमारा प्रोडक्ट मार्केट में स्टेबलाइज होता रहेगा। तो पहले वाले रिक्वायरमेंट में क्या है कि हमारा प्रोडक्ट जो है एकदम न्यू है, नया प्रोडक्ट है। तो मिनिमम प्राइस क्या होगी, जब कोई भी प्रोडक्ट नया आता है मार्केट में तो उसकी मिनिमम प्राइस क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट। क्योंकि कम से कम कंपनी वेरिएबल कॉस्ट तो अपनी रिफंड लेगी माल को सेल आउट करके इन मार्केट। तो बस पहले पोर्शन का वही आंसर है कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट क्या है। तो इसने पहले बना दिया आपका स्टेटमेंट ऑफ शोइंग टोटल कॉस्ट। इसने टोटल कॉस्ट बना दिया कि एक यूनिट को बनाने में हमारा क्या टोटल कॉस्ट आती है। तो मटेरियल इसने बना, मटेरियल दे रखा था ऊपर, आयरन और कॉपर 10 केजी और 5 केजी, 5 रुपए और 8 रुपए से, तो 90 रुपए का टोटल मटेरियल आ गया। ऐसी बेजेस दे रखी है एक्स और वाई की, 3 और 5 आवर, 15 और 12 से, तो 105 की जी आ गई। उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड दे रखे थे, वेरिएबल ओवरहेड दे रखे थे एक्स और वाई के 8 और 5 से, और 3 और 5 आवर के हिसाब से।
49 दिया गया। ये सब आपकी इंफॉर्मेशन ऊपर दे रखी है, एक और बार देख लीजिए। आयरन 10 और 5 10 केजी लगेगा 5 से, कॉपर 5 लगेगा 8 से, ठीक है। वेजेस आपकी 3 आवर लगेंगे 15 से, और 5 आवर लगेंगे 12 से। उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड आपका जो क्या आया था 8 रुपए पर आवर, तो आवर हमें ऊपर दे रखे हैं 3 और 5, तो 3 का इंटू कर देंगे 8 से, और 5 का इंटू कर देंगे 5 से। भाई हमने नीचे कराए 3 का इंटू 8 से, 5 का इंटू 5 से, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड सेलिंग के आगे 20 रुपए। तो जो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई कि एक प्रोडक्ट को बनाने में और मार्केट में सेल आउट करने में हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो आएगी वो आएगी 264 रुपए, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में आप पहली रिक्वायरमेंट में आपसे क्या पूछा गया था कि मिनिमम हमें प्राइस बताना है जब हमारा प्रोडक्ट नया हो इन अ मार्केट। तो पहले का आंसर आपको पता चल गया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट लेंगे, क्योंकि कंपनी कम से कम वेरिएबल कॉस्ट तो अपनी अर्न करना चाहिए, मार्केट से निकलना चाहिए। तो पहले का आंसर आ गया 264 रुपए। अब दूसरे में पूछा था कि जब हमारा मार्केट में प्रोडक्ट अच्छी तरह से स्टेबलाइज हो जाए उस टाइम हमारा मिनिमम सेलिंग प्राइस क्या होगा, मिनिमम। तो अब जब हमारे मार्केट में स्टेबलाइज हो जाएगा तो हम अपनी सभी कॉस्ट लेंगे, तो दूसरे वाले में आपकी फिक्स कॉस्ट भी हम रिकवर कर लेंगे। तो वही अब हमने इस कॉस्ट शीट में फिक्स कॉस्ट को भी इंक्लूड कर लिया, तो 49 रुपए फिक्स कॉस्ट के आ गए। अब हमारी टोटल कॉस्ट आ गई 313 रुपए। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट का आंसर हो गया 264 रुपए, सेकंड रिक्वायरमेंट का आंसर हो गया आपका 313 रुपए। भाई नीचे डिस्क्राइब और कर रखा है क्योंकि ऊपर क्या रखा था, तो क्या है पहले का आंसर, इफ प्राइसिंग स्ट्रेटजी इज टू पेनिट्रेट द मार्केट, द मिनिमम प्राइस फॉर अ न्यू प्रोडक्ट शुड बी द वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज 264 रुपए। इन सम सर्कमस्टेंस इट कैन also be sold below the variable cost if it is expected to quickly penetrate the market। जी हम कब बिलो वेरिएबल करेंगे, जब हमें लगता है कि मार्केट हम अच्छी तरह से कैप्चर कर सकेंगे। अदरवाइज हम अपना केवल मिनिमम जो प्राइस रखेंगे वो इक्वल टू रखेंगे वेरिएबल कॉस्ट के, ठीक है। एंड लेटर एब्जॉर्ब अ प्राइस इंक्रीज, और उसके बाद हमारा प्राइस इंक्रीज हो जाएगा जब भी हम उससे हम वेरिएबल कॉस्ट से हम अपनी प्राइस कम रखेंगे। वेरिएबल कॉस्ट से हम प्राइस कम कब रखेंगे, जब हमारी दो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। पहली कि हम मार्केट अपना अच्छी तरह से कैप्चर कर लेंगे, जल्दी कैप्चर कर लेंगे, और दूसरा कैप्चर करने के बाद हम अपना प्राइस बढ़ा सकेंगे, ठीक है। द टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज द पेनिट्रेशन प्राइस, जो मैं आपको पहले ही डिस्क्राइब कर चुका हूँ। अब सेकंड रिक्वायरमेंट रखी है व्हेन द अलॉय इज वेल स्टेबलाइज्ड द मिनिमम सेलिंग प्राइस विल बी द टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग द फिक्स्ड कॉस्ट, दैट इज 313 रुपए पर यूनिट। लॉन्ग रन कॉस्ट शुड कवर एट लीस्ट द टोटल कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, आरती लिमिटेड वांट टू फिक्स प्रॉपर सेलिंग प्राइस फॉर देयर प्रोडक्ट ए एंड बी। एक आरती लिमिटेड है जो कि अपने सेलिंग प्राइस निकालना चाहती है, किसके लिए, प्रोडक्ट ए और बी के लिए, which they are newly introduced in the market। ये दोनों प्रोडक्ट कैसे न्यूली, ठीक है। तो इसमें भी वही पेनिट्रेशन या स्कीमिंग लग सकती है, ठीक है, लगेगी। अब क्या है आपका, बोथ दीज प्रोडक्ट विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन डिपार्टमेंट डी। ये दोनों ही प्रोडक्ट आपके डी डिपार्टमेंट में मैन्युफैक्चर होते हैं, विच इज कंसिडर्ड एज अ प्रॉफिट सेंटर। और जो आपका एग्जिस्टिंग डी डिपार्टमेंट है वो आपका क्या है, प्रॉफिट सेंटर, ठीक है। अब क्या करता है, तो एस्टिमेट डाटा आ रहा है अंदर। तो इसने ए और बी की आपकी डाटा बता रखा है, क्या कि एनुअल प्रोडक्शन यूनिट ए की होगी 1 लाख, बी की होगी 2 लाख। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट लगेगा ए में 15 रुपए, बी में लगेगा 14 रुपए। डायरेक्ट लेबर पर यूनिट लगेगी 9 रुपए और 6 रुपए, ठीक है। जो हम इसने नाटक क्या बता दी, कॉस्ट बता दी उसने, लेकिन हम डायरेक्ट लेबर में जो क्या कहें, डायरेक्ट लेबर हावर रेट 3 रुपए पर यूनिट पर हावर। डायरेक्ट लेबर की इसने पर हावर की रेट बता दी 3 रुपए। तो मीन्स हम पता लगा सकते हैं कि ए को कितना हावर लगे मैन्युफैक्चर करने में, तो 9 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 3 हावर लगे। ऐसे बी को कितने लगेंगे, 2 हावर, ठीक है। अब आगे क्या कहता है, द प्रपोर्शन ऑफ ओवरहेड, द प्रपोर्शन ऑफ ओवरहेड अदर देन इंटरेस्ट, मींस जो आपको प्रपोर्शन हुआ है ओवरहेड का अदर देन इंटरेस्ट चार्जेबल टू द टू प्रोडक्ट आर एज अंदर।
इंटरेस्ट को छोड़कर जो आपका ओवरहेड प्रोपोर्शनेट होगा वो इस हिसाब से है। फैक्ट्री ओवरहेड जो है आपका, फैक्ट्री ओवरहेड 50% फिक्स रहेंगे इसमें, और ये आपके काय के बराबर 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। मीन्स फैक्ट्री ओवरहेड आपके इक्वल टू है डायरेक्ट वेजेस की, जिसमें से 50% आपका फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स है और 50% वेरिएबल। ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दे रखी है 100% फिक्स है। ये है आपकी 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, ये आपके काय के बराबर है 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट के, ठीक है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के बारे में बता रखा है जो 50% वेरिएबल है, मींस 50% फिक्स और 50% वेरिएबल। और किस रेट से लगेंगे जी? 3 रुपए और 4 रुपए रेस्पेक्टिवली पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए और बी, ठीक है। उसके बाद क्या क्या रखा है? फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द डिपार्टमेंट इज 50 लाख। अब इसने बता रखा है कि जो हमारा डिपार्टमेंट दी है उसमें हमने कैपिटल अपनी कितनी इन्वेस्ट कर रखी, 50 लाख की, ठीक है। द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज इक्विवेलेंट टू 6 मंथ स्टॉक ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल ऑफ बोथ द प्रोडक्ट, ठीक है। वर्किंग कैपिटल आपकी कितने चाहिए? 6 महीने के स्टॉक के बराबर, 6 महीने के स्टॉक के बराबर, सीधा सीधा जो स्टॉक की कॉस्ट होगी 6 महीने के स्टॉक की कॉस्ट वही आपकी वर्किंग कैपिटल है, ठीक है। फॉर दिस प्रोजेक्ट a term loan amounting to 40 lakh has been obtained from financial institution at an interest rate of 14% per annum। इस प्रोजेक्ट के लिए हमने 40 लाख रुपए का लोन लिया है, कितने परसेंट पे? 14% के हिसाब से। और 50% ऑफ वर्किंग कैपिटल नीड आर मीट बाय बैंक बोरोइंग कैरिंग इंटरेस्ट एट 18% पर एनम। और जो हमारी वर्किंग कैपिटल निकल के आई, कितनी निकल के आएगी? वो 6 महीने के स्टॉक के बराबर, उसका हमने 50% बैंक बोरोइंग के लिए, ठीक है। द डिपार्टमेंट इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ रिटर्न। अब डिपार्टमेंट चाह रहा है कि हमें 20% की रिटर्न मिले ऑन अ कैपिटल एम्प्लॉय। जितना भी हम अपना कैपिटल इन्वेस्टमेंट करें उस पर हमें 20% की रिटर्न मिलनी चाहिए इन अ फ्यूचर, इन अ फ्यूचर, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि आज हमें फ्यूचर में 20% की रिटर्न चाहिए, तो मीन्स जो हमें फ्यूचर में मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज के अमाउंट के बराबर होगी। अगर आज की वैल्यू प्रेजेंट में 20% होगी तो प्रेजेंट में जो लिखी होगी उसे हम 20% से डिस्काउंट करें तो वो हमारी भी बराबर होनी चाहिए जितना आज हमने इन्वेस्टमेंट करा, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो हमारे आंसर सॉल्व हुआ है। और ऐसे ही हम एक क्वेश्चन अपना ऊपर भी देख चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो आगे आते हैं, अब क्या रिक्वायरमेंट रखी है? फिक्स द सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी। हमें फिक्स करनी है सेलिंग प्राइस प्रोडक्ट ए और बी, दैट such that the contribution per direct labor hour is the same for the both product, ठीक है। हमें ए और बी के लिए सेलिंग प्राइस बताना है, जिस और सेलिंग प्राइस ऐसा होना चाहिए जिससे कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर आपका सेम हो। तो लेबर आवर हमें ऊपर से पता चल गए हैं, 2 और 3 लेबर आवर लगेंगे रेस्पेक्टिवली, ठीक है। और क्या दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग इन डिटेल तो ओवरऑल प्रॉफिट, और ये हमें बतानी ओवरऑल प्रॉफिट दैट वुड बी मेड बाय द डिपार्टमेंट, जो कि डिपार्टमेंट के द्वारा कमाई जाए। तो सबसे पहले अब हम इसके वर्किंग नोट पे आते हैं। तो वर्किंग नोट में पहले तो हमें देखना पड़ेगा वेरिएबल कॉस्ट क्या है और उसकी टोटल कॉस्ट क्या है। वो क्यों देखना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, क्यों? क्योंकि हमें कॉन्ट्रीब्यूशन निकालना है बराबर, और 20% का हमें उसमें वो चाहिए रिटर्न, इसलिए सेलिंग प्राइस हमारा जब भी तो आएगा। तो स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट पर यूनिट हमने ले ली ए प्रोडक्ट की और बी की। ये आ गई आपकी ए की टोटल कॉस्ट और ये आ गई आपकी वेरिएबल कॉस्ट। ऐसे बी की टोटल कॉस्ट और ये आ गई वेरिएबल कॉस्ट। ए में डायरेक्ट लेवल लगता था आपका 15 रुपए और बी में 14 रुपए ऊपर दे रखा था। तो ये दोनों ही आपकी वेरिएबल है, फुल्ली वेरिएबल है। तो मीन्स वेरिएबल में कितनी आ गई? 15 और 14।
डायरेक्ट में आपका कितना लगता था, 9 रुपये आपका वेरिएबल ए के लिए और 6 रुपये बी के लिए। तो मीन्स जब वेरिएबल है फुल्ली तो टोटल कॉस्ट भी वही 9 और 6 आ गई। ऐसी फैक्ट्री ओवर है तो उसने नीचे दे रखा था, फैक्ट्री ओवर है तो उसने नीचे दे रखा था, उसने कही थी कि फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो आपके डायरेक्ट लेबर के बराबर है। तो डायरेक्ट लेबर कितनी थी, 9 रुपए की टोटल थी एक लिए, इसलिए फैक्ट्री ओवरहेड एक लिए आपका कितना आ गया, 9 रुपए। लेकिन इसमें बता रखा था 50% वेरिएबल है, तो 50% वेरिएबल आ गया 4.5 रुपए, ऐसी भी के लिए आ गया। ठीक है, उसके बाद ये आपका फैक्ट्री ओवरहेड हो गया। तो नाटक की कॉस्ट आपकी क्या कहलाती है, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। क्यों, क्योंकि जो फैक्ट्री तक की कॉस्ट है तो वो आ गई आपकी कितनी, 33 रुपए। टोटल कॉस्ट वेरिएबल आ गई 28 रुपए 50 पैसे, ऐसे 26 रुपए और 23 रुपए। तो उसके बाद उसने क्या रखा था, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट जो है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऊपर क्या रखा था, तो काय के बराबर 100% फिक्स और 10% फैक्ट्री ओवर, फैक्ट्री की कॉस्ट है। तो 100% फिक्स मीन्स वेरिएबल में कुछ आएगा नहीं, तो वेरिएबल निल, और 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट वो उन्होंने निकाल दिया, 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। उसके बाद उसने सेलिंग बता रखा था कि 50% आपका वेरिएबल है, तो उस हिसाब से हमने जो 50% वेरिएबल करके 1.5 रुपए ले लिए। तो हमने जो निकाल लिया इसका कि टोटल ए की कॉस्ट जो आई वो 39 रुपए 30 पैसे, इसमें से वेरिएबल पोर्शन जो है वो है 30 रुपए का, मीन्स 9 रुपए 30 पैसे पर यूनिट के हिसाब से आपकी फिक्स कॉस्ट है फॉर प्रोडक्ट ए। ऐसे ही हमने वीकली निकाल लिया, वीकली आपकी टोटल कॉस्ट आई 32 रुपए 60 पैसे और वेरिएबल आपकी आई 25 रुपए। ठीक है, ये आपकी आ गई टोटल कॉस्ट, ये हमने निकाल लिया अभी तक का टोटल कॉस्ट। अब एक हमें लगाना है कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय, कितना हमारा, वो सॉरी कंट्रीब्यूशन करूं, वर्किंग कैपिटल पहले, वर्किंग कैपिटल भी तो निकालनी है। तो वर्किंग कैपिटल हमें कैसे निकालनी थी, वो निकालनी थी कि टोटल कॉस्ट जो है स्टॉक की, 6 महीने का स्टॉक लेना था, 6 महीने के स्टॉक की कॉस्ट के बराबर है। तो हमने ये देख लिया पर यूनिट के हिसाब से हमारी कॉस्ट आ गई, तो टोटल कॉस्ट हमने निकाल लिया फुल्ली प्रोडक्ट के लिए। ए प्रोडक्ट आपका 1000 यूनिट बनाता है तो उसमें उसकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी लगती है, वो 1 लाख यूनिट बनाता है तो उसकी वेरिएबल कॉस्ट लगती है 30 लाख और टोटल कॉस्ट आती है 39,30,000। ऐसी बी की निकाल ली, तो टोटल हमने जो प्रोडक्ट कॉस्ट निकाल ली कि हमारा कितनी टोटल कॉस्ट आएगी इन दोनों प्रोडक्ट की। तो वेरिएबल आई 80 लाख और टोटल कॉस्ट आई 1,04,50,000। ठीक है, अब इस कॉस्ट का हमें क्या करना था, 6 महीने के बराबर, ये आपकी कॉस्ट आई पूरी साल की, मीन्स 12 महीने की, मीन्स अब इसके 6 महीने के बराबर की कॉस्ट आपकी क्या है, वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल आ गई कितनी, 1/2 ऑफ 1,04,50,000। तो 1,04,50,000 आपके क्या थे, 12 महीने की कॉस्ट। लेकिन हमें वर्किंग कैपिटल में कितनी लेनी थी, स्टॉक की कॉस्ट केवल 6 महीने के लिए, तो वो 6 महीने से के हिसाब से आपकी आ गई 52,25,000। ठीक है, 52,25,000 तो आपकी जी आ गई वर्किंग कैपिटल। अब जो ऊपर क्या रखा था कि हमें अपने कैपिटल एम्प्लॉय पे ये बता रहा था कि हमें रिटर्न चाहिए 20% ऑन इट्स कैपिटल एम्प्लॉय। इसकी कैपिटल एम्प्लॉय तो कितनी, 50 लाख की तो जो हुई, कैपिटल एम्प्लॉय 50 लाख की तो जो हुई, और दूसरी एम्प्लॉय कितनी हुई, जो हमारी वर्किंग कैपिटल है जो हम निकाल चुके हैं 52,25,000 की। ठीक है, तो 52,25,000 है और प्लस 50 लाख की फिक्स, तो मीन्स हमारी जो आ गई कि टोटल कैपिटल एम्प्लॉय हमारी हुई 1,02,25,000, 1,02,25,000 की। ठीक है, इस पे हमें कितना चाहिए, 20% का रिटर्न, इस पे हमें चाहिए 20% का रिटर्न चाहिए, इस पे हमें 20% का रिटर्न चाहिए। तो वो आपका आ गया 20,45,000, आ गया आपका जो 20,45,000। और जो मैंने आपको ऊपर बता रखा था वो कि प्रेजेंट वैल्यू आपकी फ्यूचर के बराबर होगी, वो इस क्वेश्चन में नहीं है, वो उससे आगे वाले क्वेश्चनों में है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है,
फुल इसमें टाइम पीरियड नहीं बता रखा कि ये आपका कब तक चलेगा। तो वो कॉन्सेप्ट आपका जब लग पाएगा जब आपको टाइम पीरियड दे रखा हो कि हमने इतने का इन्वेस्टमेंट करा और इसकी हमारे 5 साल बाद 20% का वो चाहिए, तो 5 साल में हमारा जो भी निकल के आएगा सेल वैल्यू या नेट आपका कैश इनफ्लो वो बराबर होगा। अगर हम डिस्काउंट करते हैं उसी वैल्यू पे तो वो आपकी जो करेंट में कॉस्ट आई है उसके बराबर होगा। वो हम आगे समझेंगे, तो उसमें ऐसा कोई इस क्वेश्चन में वो नहीं है लफड़ा। तो इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें हमसे क्या रखा था कि 20% का हमें रिटर्न चाहिए, तो इसमें हमने पहला क्या देखा कि टोटल कॉस्ट क्या आई प्रोडक्ट की। टोटल कॉस्ट हमें क्यों देखनी थी, वो इसमें देखनी थी जिससे हम अपनी वर्किंग कैपिटल निकाल सकें। टोटल कॉस्ट के बाद हमने अपनी वर्किंग कैपिटल निकाली, वर्किंग कैपिटल के बाद हमने अपनी टोटल कैपिटल एम्प्लॉय निकाली। टोटल कैपिटल एम्प्लॉय आपकी कितनी आई, 1,02,25,000। अब हमें क्या करना था, इस पे हमें 20% का अपना रिटर्न चाहिए, तो वो निकालिए। अब हमारे पास ये आ गया। अब हमारे पास क्या है, टोटल कॉस्ट भी है और हमारे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न भी है कि हमें कितना चाहिए। हमारे पास टोटल कॉस्ट भी और एक्सपेक्टेड रिटर्न भी है कि हमें कितना चाहिए। तो टोटल कॉस्ट आपकी कितनी आई, 1,04,50,000 ऊपर से एक्सपेक्टेड रिटर्न जो अभी हम निकाल के चुके हैं 20,45,000। तो टोटल सेल वैल्यू आपकी कितनी आ गई, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करेंगे तो टोटल सेल आ जाएगी। तो सेल वैल्यू आपकी आ गई 1,24,95,000। इसमें से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, कॉन्ट्रीब्यूशन। तो कॉन्ट्रीब्यूशन हमने निकाल लिया 44,95,000। अब इसमें क्वेश्चन पहले क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट थी, इस क्वेश्चन की फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी कि हमें सेलिंग प्राइस इस हिसाब से निकालना है कि पर हावर दोनों प्रोडक्ट का पर हावर कंट्रीब्यूशन बराबर हो। तो हमें टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया। अगर इस टोटल कंट्रीब्यूशन को हम टोटल हावर से डिवाइड कर दें तो पर हावर हमारे सेम आएगा, तो पर हावर हमारा सेम आएगा ना। तो वही हमने करा है, इसमें हमने वही करा है। तो अब हम पहले देखेंगे कि हमें हावर कितने लगे। तो इसमें हमने दे रखा था कि एक यूनिट को बनाने के लिए एक ही 3 आवर चाहिए, तो हमें 1,00,000 यूनिट बनानी है एक ही। तो टोटल आवर हमारे ए को कितने चाहिए, 3,00,000। ऐसे बी की एक यूनिट बनाने को हमें 2 आवर चाहिए, टोटल यूनिट कितनी बनानी है, 2,00,000। तो इसके लिए चाहिए 4,00,000। तो अब आ गया 7,00,000 हावर हमें चाहिए। अगर हम इस टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन जो हमारा आया 44,95,000 डिवाइड करते हैं 7,00,000 का, तो मीन्स पर हावर के हिसाब से हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, पर आवर के हिसाब से हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। और इसमें इंटू करके इंडिविजुअल प्रोडक्ट के हावर, तो हमारा जो आ गया पर प्रोडक्ट के हिसाब से हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन इतना इतना आएगा। तो ए में कितना आया, 19,26,429 रुपए। बी के लिए कंट्रीब्यूशन आपका आया 25,68,571 रुपए। ठीक है, अब आपके पास क्या है, टोटल कॉस्ट भी है, टोटल कंट्रीब्यूशन भी है, सब चीजें। तो अब आप ऊपर आइए सीधे अपने मेन सॉल्यूशन पे आते हैं। तो क्या है, स्टेटमेंट शोइंग फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट ए एंड बी। तो ए के लिए आपका क्या था, 1,00,000 यूनिट, बी के लिए थी आपकी 2,00,000 यूनिट। कंट्रीब्यूशन हम नीचे निकाल चुके थे। टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपके पास थी इंडिविजुअली, तो सेलिंग प्राइस आ गया, सेलिंग वैल्यू आ गई आपकी टोटल प्रोडक्ट की। अब इसमें हम नंबर ऑफ यूनिट का डिवाइड कर देंगे तो हमारे पर यूनिट के हिसाब से, पर यूनिट के हिसाब से सेलिंग प्राइस आ गई। अब ये हमारी पर यूनिट के हिसाब से सेलिंग प्राइस आ गई। और हमें इसमें सेट और क्या करना है कि हमारी जो सेलिंग प्राइस जो आई है इसमें कंट्रीब्यूशन पर हावर हमारा सेम है। तो टोटल कंट्रीब्यूशन आपको ऊपर दे रखा है जो हमने नीचे से कैलकुलेट करके लाए थे, 19,26,429 और 25,68,571। अगर इन दोनों में टोटल हावर्स का डिवाइड कर दें जो कि 3,00,000 और 4,00,000 रेस्पेक्टिवली थे, तो आपका कंट्रीब्यूशन दोनों में सेम आना चाहिए। और वही इसमें जो आपका आ रहा है, तो मीन्स हमने अपना इधर प्रूफ भी कर दिया कि जो हमारे 39 वो 49.26 और 37.84 जो सेलिंग प्राइस आ रहा है वो आपका सही सेलिंग प्राइस है। क्यों,
जो कि हमारे रिक्वायरमेंट में क्या रखा था, पर लेबर आवर कंट्रीब्यूशन सेम है, आना चाहिए, तो वो हमारा सेम आ रहा है। इसलिए आपका सेलिंग प्राइस क्या होगा, 49.26 और 37.84। अब सेकंड पॉइंट में आपका क्या क्या था कि हमें ओवरऑल प्रॉफिट बतानी है। तो सिंपल सा कंट्रीब्यूशन हमें पता है, हमें कंट्रीब्यूशन पता है 44,95,000। इसमें से अगर हम फिक्स वाले पोर्शन माइनस करते हैं, इसमें से अगर हम फिक्स वाले पोर्शन माइनस करते हैं तो आपका बैलेंस प्रॉफिट आ जाएगा, तो आपकी प्रॉफिट आ जाएगी। तो फिक्स वाले पोर्शन है या तो आप अलग अलग कर लीजिए, या टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट कर लीजिए, बात वही आनी है। इन्होंने अलग अलग कर रखा, ये भी आप कर सकते हो इजीली। फैक्ट्री जो ओवरहेड का आपको ऊपर बता ही रखा था 50% तक, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 100% आपके फिक्स थे, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आपके 50% थे, तो उसी रेशियो में आपके जे आ गई इंडिविजुअली। ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्या आता कि कुछ हमने लोन्स वगैरह और लिए थे, वो भी तो लेस होगी, उस पर जो इंटरेस्ट आए हैं वो भी तो लेस होगी। क्यों होंगे, क्योंकि उससे हमारी प्रॉफिट कम होगी, उससे हमारे प्रॉफिट पे इफेक्ट आएगा, और हमें रिक्वायरमेंट में बताना क्या, ओवरऑल प्रॉफिट। इसीलिए हमने उसकी इंटरेस्ट और कैलकुलेट करके लेस कर दी, तो ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी आपकी 10,14,750 आ गई। तो इंटरेस्ट कैसे लेस करी, तो उसने बता रखा था क्वेश्चन में, टर्म्स लोन्स जो है आपका 40 लाख का ले रखा है 14% के हिसाब से, और इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल की उसने बता रखा था। तो इसने बताया था जो हमने वर्किंग कैपिटल के लिए लोन लिया था वो था वर्किंग कैपिटल का 50%। तो टोटल वर्किंग कैपिटल आपकी कितनी थी, 52,25,000, इसका 50% कर लिया, और कितने परसेंट से लिया था, 18% पर एनम से, तो इस पर आपकी इंटरेस्ट आ गई 4,70,250। ठीक है। तो आपकी दोनों रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई है, यही इसमें पूछा गया था। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने क्या देखा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें टोटल इंडिविजुअली टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है। उसके बाद हमें टोटल कैपिटल एम्प्लॉय की निकालनी है, उस पर फिर हमें रिटर्न निकालना है, रिटर्न आ गया आपका। उसके बाद हमें निकालना है कंट्रीब्यूशन, उस कंट्रीब्यूशन में टोटल हावर्स का डिवाइड देना है, जिससे कि आपकी पर हावर के हिसाब से कंट्रीब्यूशन सेम आए। ठीक है। तो वेरिएबल, उसके बाद हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट में हम कंट्रीब्यूशन ऐड कर देंगे, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा आपका। उस सेलिंग प्राइस पूछा था पहले में, दूसरे हमें हमसे पूछा था नेट प्रॉफिट, तो उस कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट और लेस कर दो आप इंटरेस्ट वगैरह, तो आपकी नेट प्रॉफिट आ जाएगी कंपनी की। ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि सर हमने जो इंटरेस्ट है वो केवल सेकंड पार्ट से ही क्यों लेस करी, फर्स्ट पार्ट में क्यों लेस नहीं करी, क्योंकि जो हमारा लोन लिया गया था वो तो स्पेशली इन प्रोडक्ट्स के लिए लिया गया था ना। जो हमने जो लोन लिए हैं 20% का या 40 लाख का, तो जो हमने लिए गए इस प्रोडक्ट के लिए लिए ना, इस प्रोजेक्ट के लिए लिए, स्पेशली प्रोडक्ट ए और बी के लिए लिए, तो इसकी इंटरेस्ट हमने प्रोडक्ट ए और बी की कॉस्ट क्यों नहीं बनाई। जब वो लोन आपके ए और बी से संबंधित है तो कॉस्ट में आने चाहिए, क्योंकि रिलीवेंट हो गए। अगर हम जो दोनों प्रोडक्ट नहीं बनाते तो ना हम वो लोन लेते, तो हमने जो लिया क्यों नहीं इसकी कॉस्ट में, तो उसका सिंपल सा आंसर है, वो ये है कि हमने जो निकाला है वो हमने रिटर्न लिया है अपना 20% ऑन कैपिटल एम्प्लॉय ना। रिटर्न कितना काय पे लिया है, वो कैपिटल एम्प्लॉय पे लिया है। चूंकि हमने रिटर्न ले लिया कैपिटल एम्प्लॉय पे, मीन्स कैपिटल एम्प्लॉय का मतलब हो गया बाकी सब खर्चे हम इसी में ले चुके हैं, जितने भी खर्चे होंगे वो हम इसी प्रॉफिट से करेंगे, जितने भी खर्चे होंगे आपके वो इसी प्रॉफिट से करेंगे। इसी माने हमने उसका इंडिविजुअली कॉस्ट नहीं लिया, क्योंकि वो कॉस्ट आपकी कंट्रीब्यूशन में ऑलरेडी इंक्लूड होके आ रही है। वैसे भी आप देखो तो
आपका कैपिटल एम्प्लॉय कितनी थी? कैपिटल एम्प्लॉय की आपकी 1 खोखा 2 पेटी और 25,000, 1,02,25,000। और जबकि आपकी इंटरेस्ट आपने कितने पे दिए? इंटरेस्ट आपने दिए केवल 40 लाख पे दिए और 52,25,000 का आधा प्लस 40 लाख, तो आपने इंटरेस्ट दी है केवल 66,12,500 पे। और कैपिटल और आप रिटर्न ले रहे हो कितने पे? 1,02,25,000 पे। मीन्स आप रिटर्न ले रहे हो कैपिटल एम्प्लॉयड पे। इस वजह से, केवल इसी वजह से आप हमने इंटरेस्ट नहीं ली इन अ प्रोडक्ट कॉस्ट। मीन्स ए और बी के प्रोडक्ट की हमने कॉस्ट नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई? सिंपल सा रीजन है, क्योंकि हम जो रिटर्न ले रहे हैं, अपनी जो रिटर्न ऑफ इनकम ले रहे हैं, वो हम काय पे ले रहे हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप आपको अच्छी तरह से जो समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या कह रहा है? सनी लिमिटेड हैज डेवलप्ड अ न्यू प्रोडक्ट which is about to be launched into the market। कुल मिलाकर सनी लिमिटेड ने एक डेवलप करा है न्यू प्रोडक्ट जो कि मार्केट में उतारना चाह रहा है। द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेलिंग द प्रोडक्ट इज 70 रुपए पर यूनिट। इसने बता रखा है कि उसकी जो प्रोडक्ट की वेरिएबल कॉस्ट है वो 17 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से। द मार्केटिंग डिपार्टमेंट has estimated that at a selling price of 25। अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने कुछ रिसर्च करी है, उसके हिसाब से जो बता रहा है, कुछ सर्वे वगैरह का है। रिसर्च से मतलब मेरा सर्वे से है। उसने सर्वे करा है, उसके हिसाब से वो बता रहा है कि अगर हम 25 रुपए में बेचेंगे अपना वो माल, अपना प्रोडक्ट हम 25 रुपए में बेचते हैं, तो एनुअल डिमांड आपकी कितनी रहेगी? केवल 10,000 यूनिट की। ठीक है। However, if the sale price is set above 25 रुपए, अगर हम 25 रुपए से ऊपर सेट करते हैं, तो डिमांड would fall by 500 यूनिट फॉर ईच 0.5 इंक्रीज above 25। मीन्स ये आपको बता रहा है कि अगर हम अपनी सेल प्राइस 25 रुपए रखते हैं तो आपकी सेल यूनिट कितनी होगी? 10,000। लेकिन यही हम अगर सेल प्राइस अपनी 25 रुपए 50 रखते हैं, 25 रुपए 50 पैसे रखते हैं, तो आपकी सेल कितनी रह जाएगी? केवल 9,500 यूनिट की। मीन्स हर 50 पैसे के इंक्रीज पे आपकी 500 यूनिट की सेल कम होगी। ठीक है, ऐसी जो बता रखा है। Similarly, if the price is below 25, demand will increase by 500 for each 0.5 step with reduction in price below 25। ऐसी चीज बताया कि हम 25 रुपए से नीचे गए तो हर 50 पैसे के रिडक्शन पे हमारी 500 यूनिट की सेल इंक्रीज होगी। अब क्या क्या है कि डिटरमाइन द प्राइस व्हिच वुड मैक्सिमाइज सनीज प्रॉफिट, सनी लिमिटेड प्रॉफिट इन द नेक्स्ट ईयर। अब हमें कुल मिला के इसमें बताना है कि हम कितनी यूनिट सेल करें जिससे कि हमारी कंपनी को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। तो सिंपल सी हम अपने डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज करके देख लेंगे किसमें हमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है, किसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आ रहा है। जिसमें हमारा सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आ रहा होगा हम वही अपना फिक्स करेंगे सेल प्राइस। तो इसमें बता रखा था हमारे 25 रुपए दे रखा है। ठीक है, देखो वेरिएबल कॉस्ट इसने नहीं बता रखी कि इंक्रीज होगी या डिक्रीज, तो हम वेरिएबल कॉस्ट हर पोजीशन में सेम मानेंगे। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन आपका फर्स्ट केस में आ गया। अगर हम 25 रुपए की सेल करते हैं तो 8 रुपए का कंट्रीब्यूशन आएगा। ठीक है, अब ऐसे ही हम 0.5 से नीचे करी, हमने डिक्रीज करी, तो आपका कितने का है? 7.5 का। अब हमने क्या करा, देखो 25 वाले पे हमारी सेल यूनिट कितनी है? 10,000, तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? 80,000। 24.5 में अब हमारी टोटल यूनिट सेल कितनी हो जाएगी? 10,500। कंट्रीब्यूशन आ गया आपका 78,750। मीन्स कंट्रीब्यूशन आपका डिक्रीज हो रहा है। अगर हम अपनी सेल प्राइस को रिड्यूस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन डिक्रीज हो रहा है, मीन्स लॉस हो रहा है। और सेटिस्फाई होने के लिए कि कहीं इंक्रीज तो नहीं हो जाए सेल, क्योंकि हमारी बढ़ तो रही है,
तो और देखने के लिए हम एक और वाले निकालते हैं कि 24 रुपये अगर हम करें हैं 0.5 और नीचे जाए तो, और आपकी 70 रुपये उस पर वेरिएबल कॉस्ट है, तो 7 रुपये का प्रॉफिट होगा, कंट्रीब्यूशन आएगा, 11,000 यूनिट सेल होंगी, तो मीन्स 77,000 का आपका टोटल कंट्रीब्यूशन होगा। मीन्स ये तो और नीचे गया, इसलिए अब हम इसे यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। अब हमें पता चल गया कि हम इससे और नीचे जाएंगे, अगर हम 24 रुपये से और नीचे गए तो हमें लॉस ही होना है, प्रॉफिट नहीं होना। ठीक है, अब नीचे जाने पे हमें पता चल गया कि लॉस है, अब हम इंक्रीज करते हैं अपनी प्रॉफिट। अब हम इंक्रीज करते हैं अपने सेल प्राइस को। तो अब हम 25 पे ऊपर देख चुके थे, अब हम अगर रखें 25 रुपये 50 पैसे, तो हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, 8 रुपये 50 पैसे। लेकिन इस केस में हमारी सेल कितनी होगी, केवल 9500 यूनिट की, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 80,750। मीन्स प्रॉफिट में इंक्रीमेंट आया। क्यों, 25 रुपए पे हमारा प्रॉफिट कितना आया था, केवल 80,000। लेकिन यही 25 रुपये 50 पैसे रखी हमने, तो हमारा प्रॉफिट कितना आ गया, 80,750। मीन्स कंपनी को अपनी प्राइस और हाई करनी चाहिए। अब और हाई करनी चाहिए, तो अब हमने 26 रखा, तो पर यूनिट कॉन्ट्रीब्यूशन 9 रुपए। लेकिन यहाँ पे अब सेल यूनिट कितनी रहेगी, केवल 9,000, तो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हुआ, 81,000। मीन्स प्रॉफिट बढ़ा, तो अब हमें और इंक्रीज करनी चाहिए। तो 27 रुपये हमने करी, तो अब हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया 10 रुपये। लेकिन अब हमें यूनिट कितनी सेल कर पाएंगे, केवल 8,000, तो अब हम आपका कितना होगी, 80,000। मीन्स अब डिक्रीमेंट आपका चालू हो गया। अब और सेटिस्फाई अपने को करने के लिए हम एक और बार इंक्रीज करते हैं, तो 27 रुपये 50 पैसे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपका कितना आया, 10 रुपये 50 पैसे। लेकिन अब यूनिट कितनी सेल होंगी, केवल 7500। मीन्स प्रॉफिट आपका अब और कम हुआ, 78,750 रह गया। मीन्स आपका जो बेस्ट में स्ट्रेटेजी रही वो रही कि हम 26 रुपए में अपना माल सेल आउट करें इन मार्केट, तो ही हमारी कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो भाई इसने क्या रखा है आंसर में, फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट इट इज क्विक apparent that the contribution would be maximum at the sale price of 26 रुपए पर यूनिट एंड सेल डिमांड ऑफ 9,000 यूनिट। और यही आपसे पूछा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहना है, जेनिक कारपेट एसोसिएट have just developed a new carpet design with the brand name Arabian Nights. Sales demand is very difficult to predict, but it is very must depend upon the selling price. अब इसमें जो है कि हमने एक नई कारपेट डिजाइन करी है, ठीक है, जिसकी हमें सेल डिमांड लगाना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन हमें इतना पता है कि ये सेल डिमांड आपकी जो है वो सेल प्राइस पे आपका डिपेंड करेगी। मीन सेल प्राइस आपका कम होगा, डिमांड ज्यादा होगी। सेल प्राइस जैसे जैसे आप बढ़ाओगे, डिमांड आपकी कम होगी। तो अब उसने भाई बता रखा है यहाँ एट अ प्राइस ऑफ 30 रुपए पर स्क्वायर मीटर। अगर हम उस कारपेट की प्राइस 30 रुपए पर स्क्वायर मीटर रखते हैं, तो इट इज एस्टिमेटेड दैट द एनुअल सेल डिमांड वुड बी बिटवीन 50,000 से 90,000 स्क्वायर मीटर पर एनम रहेगी। अगर हम अपना सेलिंग प्राइस 30 रुपए पर स्क्वायर मीटर रखते हैं, तो हमारी डिमांड बैंड क्या आएगा, 50,000 स्क्वायर मीटर से 90,000 स्क्वायर मीटर पर एनम का। ठीक है, यही अगर हम 40 रुपए पर स्क्वायर मीटर रखते हैं, तो सेल डिमांड आपकी कितनी रहेगी, 34,000 से लेकर 44,000 स्क्वायर मीटर पर एनम पे। ठीक है, ये आपका दे रखा है। अब इसने क्या रखा है, एज रिगार्ड कॉस्ट एट प्रोडक्शन वैल्यू और 45,000 स्क्वायर मीटर और लेस पर एनम। मीन्स 45,000 स्क्वायर मीटर या उससे हम कम कब वो करते हैं प्रोडक्शन, 45,000 स्क्वायर मीटर तक के प्रोडक्शन पे हमें जो कॉस्ट आएगी वो एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट वुड बी 2,12,000 पर एनम एंड द वेरिएबल कॉस्ट वुड बी 32 रुपए पर स्क्वायर मीटर होगी। ठीक है, एट हायर मीन्स 45,000 स्क्वायर मीटर से अगर हम ऊपर का प्रोडक्शन करते हैं, एट हायर प्रोडक्शन वॉल्यूम, वही 45 से ऊपर का करते हैं, तो एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट आपकी इंक्रीज टू,
3,08,000 मीन्स आपकी अब फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी टोटल 3,08,000 की, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी, कितनी रह जाएगी वो केवल 24 रुपए पर स्क्वायर मीटर के साथ, ठीक है। अब अरेबियन नाइट्स हैज बीन डेवलप्ड एट अ कॉस्ट 80,000। अब मीन्स जो हमारा न्यू प्रोडक्ट हमने बनाया है अरेबियन नाइट्स, उसको डेवलप करने में हमें 80,000 रुपए की कॉस्ट लगी। ये आपकी संक कॉस्ट होगी, आप जानते हो क्यों, क्योंकि ये आपकी पास्ट कॉस्ट है, ठीक है। When the product is marketed, an amount of 70,000 per annum will be charged to the proportion to the operation towards head office expenses। अब जो बता रहा है कि अगर हमने जो अपना न्यू प्रोडक्ट मार्केट में सेल करा तो हमें 70,000 का हेड ऑफिस का चार्जेस इससे रिकवर करेंगे, ठीक है। हेड ऑफिस एक्सपेंसेस हम इस पे लगाएंगे 70,000 का, ठीक है। The production of a new carpet will have to be supervised by a foreman। अब देखा है जो प्रोडक्शन होगा वो एक आदमी के द्वारा सुपरवाइज करा जाएगा। In order to find time for supervision, he has to give up work in another department, for which he is paid a salary of 1,000 रुपए पर मंथ। ये कह रहा है कि हमें कारपेट के प्रोडक्शन के लिए एक आदमी की आवश्यकता है जो कि उस पर निगरानी रखे, ठीक है। निगरानी रखे तो अब उस जो हम अपना आदमी रखेंगे उसे हमें उसके दूसरे वर्ग से उठा कर रखना पड़ेगा, उसे हमें उसके दूसरे काम से उठा कर इधर रखना पड़ेगा, और उस काम के लिए हम उस आदमी को 1,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से पेमेंट कर देते हैं। मीन्स इस कारपेट के प्रोडक्शन के लिए सुपरवाइजर की जो रिलीवेंट कॉस्ट आई वो कितनी आई 1,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से, ठीक है। वो क्यों आई, क्योंकि अगर हम इधर नहीं लेते तो 1,000 रुपए तो हम उसे देते दूसरे काम के लिए, मीन्स वो इधर आने के लिए कम से कम 1,000 रुपए लेगा, इसलिए आपकी रिलीवेंट कॉस्ट कितनी आई 1,000 रुपए पर मंथ। अब क्या है आपका The production of Arabian Nights would be undertaken। आपका प्रोडक्शन चल रहा है, of course in a division of a factory which is at present rented out to Mr. S.R. Limited, Umbrella market for an amount 10,000 per quarter। अब इसमें जो बताना है, अगर हमने प्रोडक्शन करा, अगर प्रोडक्शन होता है तो हमें फैक्ट्री की आवश्यकता है। अगर हम उस फैक्ट्री को यूज करेंगे तो हम उससे वो रेंट नहीं ले पाएंगे जो अभी तक हम ले रहे हैं उससे। कैसे ले रहे हैं, उस फैक्ट्री को लेट आउट कर दे, रेंट पे उठा के जो हम उससे 10,000 रुपए तिमाही रेंट ले रहे हैं वो हम नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो ये 10,000 रुपए भी आपकी क्या आ गई पर तिमाही के हिसाब से रिलीवेंट कॉस्ट इस प्रोडक्ट की, ठीक है। अब इसमें कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इसमें हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताना है एज अ परसेंटेज ऑफ एक्सपेक्टेड सेल वॉल्यूम, एक्सपेक्टेड सेल वॉल्यूम पे, ठीक है, एट बोथ द मैक्सिमम एंड मिनिमम सेलिंग प्राइस, सेलिंग वॉल्यूम फॉर द टू प्राइस लेवल एंड डिसाइड ऑन द सेलिंग प्राइस पर स्क्वायर मीटर। कुल मिला के हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताना है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, मींस इतना मार्जिन हमारा सेफ्टी है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या हो गया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पॉइंट आपका वो होता है जो आपका ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर का हो, ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर वाला जितना भी है वो सब आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी लाइन है। क्यों, क्योंकि उससे ऊपर जाने पे हमें प्रॉफिट ही होना है और हमें वही बताना है परसेंटेज वाइज वॉल्यूम के एक्सपेक्टेड सेल के। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या देखनी होगी, उसकी फिक्स कॉस्ट देखनी होगी, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट हम कैसे निकालते हैं फिक्स कॉस्ट के हिसाब से। तो वही अब हमने इसमें निकाली सबसे पहले रिलीवेंट फिक्स कॉस्ट। तो 30 रुपए पे अगर हम रखते हैं ऊपर दे रखी थी तो 3,08,000 की फिक्स कॉस्ट आती है, और हम 40 पे रखते हैं तो आपकी 2,12,000 पे आती है। अब आप कहोगे कि ये कैसे हमें पता चला कि 30 पे 3,08,000 और 40 पे 2,12,000, क्योंकि ऊपर जो 30 और उसका तो लफड़ा था नहीं,
तो वो ऐसा पता चला, आप सीधे देखिए, इसने बता रखा था कि अगर हम 45,000 स्क्वायर मीटर तक करते हैं तो 2,12,000 फिक्स कॉस्ट आनी है। तो 45,000 आपका काय में आ रहा है, 45,000 तक आपका काय में आ रहा है, वो आ रहा है काय पे 40 पे। तो 40 रुपए पे ही हम जो सेल डिमांड है वो 34,000 से लेकर 44 तक है, जबकि 30 पे आपकी कितनी है, 50,000 से लेकर 90 तक। मीन्स 40 रुपए वाले सेल प्राइस के लिए फिक्स कॉस्ट कितनी होगी, 2,12,000, और 30 रुपए वाले के लिए आपकी होगी 3,08,000 रुपए रिलीवेंट। ठीक है, वही उनने नीचे हमने लिख रखी है कि 3,08,000 30 वाले के लिए आ गई, 2,12,000 आपकी 40 वाले के लिए आ गई। और उसके बाद आपकी एक कॉस्ट आ रही थी फोरमैन सैलरी। तो फोरमैन सैलरी के लिए आपकी बता रखी थी कि 1,000 रुपए महीने के हिसाब से लेंगे, तो 12 महीने के लिए आपकी 12,000 आ गई, 12,000 आ गई। उसके बाद रेंट के लिए बता रखा था कि 10,000 तिमाही के हिसाब से, तो पूरी साल के लिए 40,000 40,000। तो टोटल फिक्स कॉस्ट आ गई 3,07,000 और 2,64,000। ठीक है, इसमें हम ये वाली लेंगे नहीं जो आपकी डेवलपमेंट की कॉस्ट थी, क्योंकि ये संक हो गई। और दूसरा हम ये लेंगे नहीं, क्यों नहीं लेंगे, कौन सी वाली, जो हेड ऑफिस से आपकी अलोकेटेड कॉस्ट आएगी, क्यों नहीं लेंगे, वो इस मारे नहीं लेंगे क्योंकि ये भी आपकी संक है, क्योंकि ये तो होनी होनी है, भले ही हम प्रोडक्शन करें या नहीं करें। इसलिए ये दोनों कॉस्ट आपकी 80,000 और 70,000 क्या है, इररिलेवेंट कॉस्ट, ये कोई रिलीवेंट कॉस्ट नहीं है। इस मारे हमने इसकी कैलकुलेशन में नहीं लिया, इस मारे हमने इसे फिक्स कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करा। ठीक है, तो टोटल फिक्स कॉस्ट आपकी ये आ गई। आपको पता है ब्रेक इवन पॉइंट के लिए दूसरा पोर्शन हमें चाहिए कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन आपका आ गया 6 रुपए और 8 रुपए। अब ये कैसे आया, तो उसने बता रखा था 45,000 तक के लिए हमें 32 रुपए वेरिएबल कॉस्ट आती है, ऊपर ही बता रखा था। तो 45,000 की क्वांटिटी काय में आ रही थी, 40 रुपए के सेलिंग प्राइस पे। तो 40 माइनस 32 8 रुपए आ गया। ऐसे उसके ऊपर के लिए हमारी 24 रुपए आ रही थी, तो उससे ऊपर के लिए कितने पे होगा, 30 रुपए पे। 30 माइनस 24 6 रुपए आपका आ गया। ठीक है, ये आपका दोनों में आ गया। अब ये आपका दोनों आ गया, तो अब एक हम सबसे पहले देखेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट, तो वही हमने ब्रेक इवन पॉइंट देखा है। टोटल कॉस्ट आपको फिक्स कॉस्ट पता है, टोटल फिक्स कॉस्ट हमने ऊपर पहले पॉइंट में कैलकुलेट कर ली थी, 3,07,000 और 2,64,000, इसमें डिवाइड कर दीजिए कंट्रीब्यूशन, तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ गया कि 60,000 और 33,000 स्क्वायर मीटर आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। तो मीन्स अगर हम इससे ऊपर जाएंगे तो ही हमारी सेफ्टी मार्जिन है, अदरवाइज नहीं है। तो हम क्या क्या बताना था उसमें, अब हम देखो, तो सेफ्टी मार्जिन हमें बताना है, ओके। उसके बाद बताना है परसेंटेज ऑफ एक्सपेक्टेड सेल वॉल्यूम एज अ परसेंटेज ऑफ एक्सपेक्टेड सेल वॉल्यूम, ओके, at a both minimum maximum sale volume for the two price level and decide on the selling price per square meter। तो डिसाइड भी करना है, तो डिसाइड करना है तो मीन्स हमें इसका वो निकालना होगा कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा मिनिमम और मैक्सिमम में। तो इसमें हमने निकाला प्रॉफिट और लॉस एट मिनिमम सेल वॉल्यूम। दोनों में मिनिमम सेल वॉल्यूम कितना था, पहले में था 30 रुपए वाले के लिए था 50,000 और 40 रुपए वाले के लिए था 34,000। तो टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 50 इंटू 6 और 34 इंटू 8, 50,000 इंटू 6 3,00,000 आ गया, और 34,000 इंटू 8 2,72,000। इसमें से टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो, तो आपको पता चल गया कि 30 रुपए वाले पे मिनिमम सेल पे तो हमें लॉस है, 30 रुपए वाले पे मिनिमम वाले पे तो लॉस है। मीन्स मिनिमम सेल अगर आपकी हुई 30 रुपए पे तो हम नहीं करेंगे। अगर हमारी रिपोर्ट में आया कि हम 30 रुपए पे केवल 50,000 स्क्वायर मीटर ही सेल आउट कर पाएंगे तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि उस समय 60,000 का लॉस है। और यही अगर हम 40 रुपए पे 34,000 स्क्वायर मीटर सेल करेंगे तो 8,000 मीन्स इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि इसमें प्रॉफिट है। अब मैक्सिमम पे हम देखते हैं, तो मैक्सिमम में भी वही, इसमें 90 दे रखी थी, इसमें 44, तो टोटल आपकी प्रॉफिट आ गई 1,80,000 और 88,000। तो इसके हिसाब से क्या है,
मैक्सिमम सेल वाला हमारे 30 रुपए वाला फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि उसमें ज्यादा प्रॉफिट आ रही है एज कम्पेयर टू 40,000, एज कम्पेयर टू 40,000। अब इसमें हम जो हमने निकाली प्रॉफिट टर्म में, लेकिन हमसे उसने पूछा क्या था, सेल के वॉल्यूम में सेफ्टी मार्जिन और पूछा था। तो पहले में तो नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे ही हम रहेंगे। पहले में ब्रेक इवन पॉइंट कितना है 60,000 और हम बेच कितना रहे हैं 50,000 स्क्वायर मीटर। तो पहले में हम उससे नीचे हो गए, तो इसलिए पहले वाले में तो नील आ गया। ओके, इस मारे हमने इसमें पहले वाले में नहीं लिया। दूसरे वाले में आपको दे रखा था सेफ्टी मार्जिन कितना है इसमें, वो ब्रेक इवन पॉइंट 33,000। हमारी सेल कितनी हो रही है 34,000 स्क्वायर मीटर की, और जो हमें सेफ्टी मार्जिन निकालना था सेल वॉल्यूम पे, इसलिए हमने डिवाइड करा सेल्स वॉल्यूम का 34,000 का, अदरवाइज 33 का करते। ठीक है, तो इसकी परसेंटेज कितनी आई 2.94। मीन्स हमारा यहाँ पे सेफ्टी मार्जिन बहुत जरा सा है। ठीक है, ऐसे हमने जो मैक्सिमम वाले पे निकाला दोनों पे, इस पे हाई आया, वो हमें प्रॉफिट से भी पता चल रहा था, इस पे आया 33.33 और इस पे आया 25। तो मीन्स इतनी कैलकुलेशन के हिसाब से हम कह सकते हैं कि अगर हमारा मैक्सिमम सेल है लोवेस्ट प्राइस पे, तो वो हम ज्यादा प्रेफरेबल करेंगे। ठीक है, तो वही अब उसने फिक्सेशन के लिए नीचे दे रखा है, एट द प्राइस ऑफ 40 पर स्क्वायर मीटर there is a possibility to earn profit at both the minimum and maximum level of the sale। हम ऊपर देख चुके हैं, hence this price should be adopted, कर लेनी चाहिए adopt। however at the maximum plus intermediate level, intermediate volumes, ये अभी मैं आपको बताता हूँ ये कैसा है। प्रॉफिट विल बी हायर एट द प्राइस ऑफ 30 रुपए पर स्क्वायर मीटर। मीन्स कुल मिला के अगर हमारा कम सेलिंग प्राइस पे अगर मैक्सिमम सेल वॉल्यूम है तो हम उसे प्रेफर करेंगे, वही इसमें जो बता रहे हैं। Therefore the price of 30 रुपए पर स्क्वायर मीटर should be preferable assuming that this price sale would be above 74,667। मीन्स मैक्सिमम आपकी हो रही है, जब वाला पॉइंट आपका जी आ गया, तो जो अभी मेरे को बताना है, when the profit at 30 रुपए will be equal to the profit from सेल वॉल्यूम एट 40 रुपए। मीन्स इसमें जो इसने सब क्लियर करके रख दिया। इसमें जो कह रहा है इस पैराग्राफ में कि 40 रुपए पे हमें सेल करना प्रेफरेबल है। क्यों? क्योंकि हमारी दोनों ही ऑप्शन में प्रॉफिट हो रही है। 30 रुपए पे सेल करना हमें प्रेफरेबल जब है जब हमारा जो सेल क्वांटिटी है वो बियॉन्ड दो 74,667 रुपए, वो 74,667 स्क्वायर मीटर से ऊपर। ये क्यों? वो इस मारे क्योंकि 74,667 स्क्वायर मीटर पे 74,667 स्क्वायर मीटर तक हम 40 रुपए पे सेल आउट करके उतनी ही प्रॉफिट कमाएंगे जितनी की हम 30 रुपए पे कमाएंगे। अब मेरी बात समझे, मीन्स 74,667 स्क्वायर मीटर पे हम उतनी ही प्रॉफिट 40 रुपए पे कमाएंगे जितनी की हम 30 रुपए पे कमाएंगे। सॉरी मैं गलत बोला, ये है इसमें 74,667 रुपए से अगर हम ऊपर 30 रुपए पे 74,667 रुपए 74,667 स्क्वायर मीटर तक अगर हम 30 रुपए में बेचते हैं तो हम इस पर उतनी ही प्रॉफिट कमाएंगे जितने की हम 40 रुपए में बेचकर 44,000 स्क्वायर मीटर पर कमाएंगे। इस लाइन के अलावा अगर मैंने ये कुछ कहा वो उसे आप फॉरगेट कर दीजिए, ये वाली लाइन सही है। मीन्स मेरा कुल कहने का मतलब ये है 74,667 स्क्वायर मीटर जो है उस पे हम 30 रुपए में उतने ही प्रॉफिट कमाएंगे जितना कि हम 40 रुपए में 44,000 स्क्वायर मीटर पे कमा रहे थे। ठीक है, इसी मारे इसने क्या रखा है कि 74,667 स्क्वायर मीटर से अगर हम ऊपर बेचते हैं माल मार्केट में तो हम प्रेफर करेंगे 30 रुपए को। क्यों? क्योंकि अब हमारा क्या है 40 रुपए वाला प्रॉफिट कम बैठने लगा। ठीक है,
40 रुपए वाला प्रॉफिट कम में मिलेगा, वही इसमें दे रखा है। अब आपका जो 74,667 रुपये आया कैसे, तो वो सिंपल सा है, इसने बता भी रखा है, हाउ एवर एट द मैक्सिमम एंड इंटरमीडिएट वॉल्यूम्स। मैक्सिमम आपका क्या था 60,000, आपका उसका बताइए ब्रेक इवन पॉइंट कितना था 60,000, 30 रुपए वाले का 60,000 ब्रेक इवन पॉइंट है, ठीक है। अब हम इससे ऊपर 30 रुपए पे अगर हम सेल करेंगे तो मीन 60,000 से ऊपर भी तो हम प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो अगर हम अब हमें क्या कमानी है 88,000 की प्रॉफिट और कमानी है, तो 88,000 की प्रॉफिट कमाएंगे कितने रुपए से, 6 रुपए पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से ही तो कमाएंगे। तो मीन्स 14,667 हमें स्क्वायर मीटर और सेल करनी पड़ेगी, प्लस 60,000 मीन्स 74,667 स्क्वायर मीटर आ गई, और वही इसमें ये 74,667 स्क्वायर मीटर। मीन्स इसमें सिंपल सा कह रहा है कि 30 रुपए पे हम जब सेल करेंगे, जब हमारी सेल 60,000 प्लस 88,000 डिवाइडेड बाई 6 से ऊपर की होगी। ये क्यों, वो इस मारे क्योंकि 40,000 पे हम 88,000 तो कमा ही नहीं है, 40 रुपए पे 44,000 स्क्वायर मीटर सेल करके हम 88,000 तो कमा ही नहीं है, ठीक है। तो हम काय के लिए 30 रुपए पे सेल करने लगे, क्यों, अगर हम 88,000 रुपए 30 रुपए पे कमाएंगे, 88,000 रुपए 30 रुपए के सेलिंग प्राइस पर कमाएंगे, तो हमें सेल कितनी करनी पड़ेगी 74,667 स्क्वायर मीटर कारपेट, लेकिन यही हम केवल 44,000 स्क्वायर मीटर सेल करके कमा सकते हैं। तो भी उसने बता रखा है कि अगर हमारी 74,667 स्क्वायर मीटर से ऊपर की सेल होती है तो ही हम 30 रुपए को प्रेफर करेंगे, अदरवाइज हम 40 रुपए को प्रेफर करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्राइसिंग डिफरेंट सिनेरियो। तो 6,000 पेन ड्राइव ऑफ 2 GB टू बी सोल्ड इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट टू अर्न 1,06,000 प्रॉफिट। ये बता रहे हैं 1,06,000 प्रॉफिट कमाने के लिए हमें 6,000 पेन ड्राइव बेचनी होती है। वेयर है इन अ मोनोपोली मार्केट ओनली 1,200 यूनिट आर रिक्वायर्ड टू बी सोल्ड टू अर्न अ सेम प्रॉफिट। लेकिन यही अगर हमारा मोनोपोली मार्केट है तो 1,06,000 आपकी प्रॉफिट कितने पे कम जाती है, केवल 1,200 यूनिट पे, 1,200 पेन ड्राइव सेल करने पे, ठीक है। द फिक्स कॉस्ट फॉर द पीरियड आर 74,000। मीन्स जब प्रॉफिट दे रखी है मीन्स कॉन्ट्रीब्यूशन आपका ऐड करके आ जाएगा, तो 1,06,000 प्लस 74,000 कॉन्ट्रीब्यूशन आपका आ गया 1,80,000, ठीक है। द कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट इन द मोनोपोली मार्केट इज, तो इसमें जो बताया कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट इन द मोनोपोली मार्केट इज एज हाई एज 3/4 इट्स वेरिएबल कॉस्ट। मीन्स जो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा मोनोपोली मार्केट में, वो आपका कॉस्ट का वेरिएबल कॉस्ट का कितना है 3/4, क्या रखा है ना 3/4 इट्स वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो उसी को हम देखते हुए सीधा से निकाला, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में हमें 6,000 यूनिट सेल आउट करनी होती है, मोनोपोली मार्केट में हमें 1,200 यूनिट सेल आउट करनी होती है, ठीक है। 1,200 यूनिट सेल आउट करनी होती है। कॉन्ट्रीब्यूशन हमने निकाल लिया 1,06,000 प्लस 74,000 1,80,000 का, दोनों में सेम है, क्या रखा है। तो पर यूनिट कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ गया 30,000 और 150, 30,000 और 150, ठीक है। इसमें हमें क्या बताना था, सेलिंग प्राइस बतानी थी, ठीक है, 30,000 150। अब वो 30 रुपये और 150। अब इसमें बता रखा था मोनोपोली मार्केट का जो ये 150 आया, ये 3/4 ऑफ वेरिएबल कॉस्ट है, तो मीन्स वेरिएबल कॉस्ट आपकी कितनी आएगी 150, ये आपका 3/4, इसलिए इसे फुल बनाएंगे तो 4/3 करेंगे तो 2,000 आपकी क्या आ गई, वो 200 रुपये आपकी क्या आ गई वेरिएबल कॉस्ट। तो मीन्स मोनोपोली मार्केट की सेलिंग प्राइस आपकी कितनी आ गई 350 रुपये, 350 रुपये। अब हमें परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट की भी सेलिंग प्राइस बतानी, क्योंकि उसमें सेलिंग प्राइस दोनों की भी पूछी है। कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट हमें पता चल गया 30 रुपये का,
अब वेरिएबल कॉस्ट तो दोनों में सेम होगी, वेरिएबल कॉस्ट दोनों में सेम होगी, इसी मारे हमने यहाँ पे 200 ले लिया, तो सेलिंग प्राइस आपका कितना गया, 230 रुपए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो अच्छी तरह से। अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट मी, जिससे कि मैं आपको बता सकूं। आप इस वीडियो के नीचे मेरे को कमेंट करिए, जिससे मैं देख के आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं और अच्छी तरह से आपको समझा सकूं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर। ठीक है, ओके, बाय बाय।